इसके अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था है। आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव अभी बताया ऊपर, दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव मैं आपको ये बना के बता रहा हूँ। ये वैद्युत द्विध्रुव आपके सामने है, एक निगेटिव आवेश यहाँ और इसकी वैल्यू, इस पर आवेश की मात्रा Q, और पॉजिटिव आवेश यहाँ, इस पर आवेश की मात्रा Q। और यह विद्युत द्विध्रुव एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है। वैद्युत क्षेत्र ऐसा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, धन से ऋण की ओर होती है, ये आपको पता ही है। तो देखें, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले टॉपिक में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, अर्थात P की जो दिशा है वो ये है जिधर मैंने तीर लगाया है। और हमें क्या देखने को मिला ऊपर कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, धन आवेश से ऋण आवेश, मतलब दोनों की दिशा समान है। P की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता VC को ही बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यदि समान हो, दोनों की दिशा एक ही हो, तो वैद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में रहता है। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वह न तो अपनी स्थिति को छोड़ेगा, न बाएं जाएगा न दाएं जाएगा, जैसी अवस्था में है वैसी अवस्था में ही रहेगा। ये ही साम्यावस्था कहलाएगी। वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था समझ गए होंगे। यदि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा है कि उस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक समान है, एक ही दिशा में है, तो वह वैद्युत द्विध्रुव हमेशा स्थायी साम्यावस्था में रहता है। इस स्थायी साम्यावस्था में आप देखिए, आपको पता है कोई भी आवेश है, उस आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, और बल का मान आपको पहले भी बताया गया है, F बराबर QE आपको बताया और आपने पढ़ा भी होगा। तो इस प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो भी QE लगेगा, और इस ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो भी QE लगेगा, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं भी अलग अलग होंगी। देखिए, धनावेश है और धनावेश के पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में होगा, ये धन है और ये धन, धन धन ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित करा, जबकि इस ऋण ने इस धन को आकर्षित करा। तो इस पर जो बल की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। इसमें देखें तो ऋण ने इसको प्रतिकर्षित करा और धन ने इसको आकर्षित करा, तो इस पर जो बल की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। तो आपको देखने को मिला है कि इस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण QE है, दिशा इस दिशा में है, और इस पर लगने वाले बल का परिमाण प्लस का QE है और दिशा इधर है। अर्थात दोनों बल परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत हैं। अतः इस अवस्था में इस द्विध्रुव पर कोई भी परिणामी बल नहीं लग पाता, क्योंकि QE और दूसरा QE दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके इस पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो शून्य हो जाता है। यही कारण है कि इस स्थिति में द्विध्रुव साम्यावस्था में रहता है, ना तो दाएं जाता है ना बाएं जाता है, जैसा है उसी अनुसार पड़ा रहता है। तो यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस अवस्था से हटाएं, इधर उधर करें, तो वह हमेशा अपनी साम्यावस्था में आने का प्रयास करता है। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण उसमें और विस्तार से पढ़ेंगे।
बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। इसके लिए सब पहले हमने मान लिया कि ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है कि हमेशा धन से ऋण की ओर, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा रहती है। तो इस विद्युत क्षेत्र में बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण अब है वैद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, तो ट्रेंडम किसी भी अवस्था में रख दिया, तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव का एक पोल और यहाँ विद्युत द्विध्रुव का दूसरा पोल हमने मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव का जो निगेटिव पोल है वो इस बिंदु ए पर स्थित है और इसका जो पॉजिटिव पोल है वह इस बिंदु बी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव है तो जितना आवेश की मात्रा इस पोल पे होगी उतनी ही आवेश की मात्रा इस पोल पे भी होगी। ठीक है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया और वह विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र की जो ये दिशा है इससे यह वैद्युत द्विध्रुव कितना अंश का कोण बना रहा है, मान लिया थीटा अंश का कोण बना रहा है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को जब हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है, बल युग्म लगता है और वह बल युग्म इसको घुमाने का प्रयास करता है। अब समझिए कि बल युग्म कैसे लगता है, बल युग्म इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो समझिए। ये आपको पता है कि यह धन आवेश है और यह ऋण आवेश है। धन आवेश पर यदि इस स्थिति में हम देखें तो इस ऋण आवेश के कारण एक आकर्षण का बल लगेगा, जबकि इस धन आवेश के कारण एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ऋण आवेश के कारण आकर्षण का बल लगा तो वो इस दिशा में इसको खींचेगा और यह प्रतिकर्षण करेगा तो वो भी इसी दिशा में करेगा। तो इससे हमें साफ पता चला कि यह जो विद्युत आवेश, यह विद्युत द्विध्रुव जो बना, इसके धन आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा वह ये है। और परिमाण आपको पता ही है, F बराबर QE। Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र है तो लगने वाले जो बल है उसका परिमाण QE होगा। दिशा हमने आपको दिखा दी, सेम यही है। नीचे माइनस आवेश जो है वो इस धन आवेश के द्वारा आकर्षित होगा और इस ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, तो जिसके कारण इस पर जो लगने वाले बल की दिशा है वह इस दिशा में होगी और परिमाण वही QE के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक की दिशा ये दिखाई दी और एक की दिशा ये दिखाई दी। दोनों बल के परिमाण तो सेम है, इसका परिमाण भी QE है, इसका परिमाण भी QE है, परंतु दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। अगर इसकी क्रिया रेखा हम बढ़ाएं तो इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, दोनों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे से अलग हैं। तो जब इस प्रकार का फंक्शन उत्पन्न होता है कि बल के परिमाण समान है परंतु क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, तो एक बल आघूर्ण, बल युग्म की उत्पत्ति होती है और वह बल युग्म अब हम ज्ञात करेंगे। वह बल युग्म क्या होता है? बल युग्म या बल आघूर्ण टॉ बराबर एक बल का परिमाण, टॉ बराबर होगा एक बल का परिमाण गुणा गया दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी।
इस फॉर्मूले से हम बलाघूर्ण टॉ को ज्ञात कर सकते हैं। बलाघूर्ण टॉ देखिए, एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। एक बल कोई सा भी ले लो, दोनों बल समान हैं, तो बल तो हो गया F, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी देखो, ये बल है, इस बल की क्रिया रेखा ये दिखी, और नीचे वाला बल है, इसकी क्रिया रेखा ये है। इनके बीच की लंबवत दूरी का मतलब यहाँ से इस पर डाला गया लंब। तो ये जो लंबवत दूरी ए बी हमने माना, इसको सी मान लिया, तो यह जो लंबवत दूरी आपको दिख रही है बी सी, तो यह दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अब हमें पता चल गई। तो टॉ बराबर एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी से अब हम बलाघूर्ण को ज्ञात करते हैं। आपको बताया गया कि बल जो है, जो ये आपका द्विध्रुव है, इसके दोनों ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है। अब हमें बी सी ज्ञात करना है। देखिए बी सी हम ज्ञात कर सकते हैं यदि ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है आपको। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में यदि हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा देखिए इस त्रिभुज से, साइन थीटा बराबर आपको पता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका है बी सी, कर्ण आपका है ए बी, तो साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए बी से हमें बी सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बी सी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी का मान आपको दिया हुआ है 2l, तो बी सी बराबर 2l साइन थीटा अब हम ज्ञात कर चुके हैं। तो वही मान बी सी का अब हम यहाँ रखेंगे। तो टॉ बराबर एक बल का परिमाण, बल का परिमाण आपको पता है क्यू ई है, और बी सी का मान अभी आपने ज्ञात किया 2l साइन थीटा। तो इस प्रकार टॉ बराबर F इंटू बी सी से हमें मिला क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है कि P हमने देखा है, और P इजिकल टू 2QL होता है। तो देखिए 2 है, Q है, L है, इन तीन को हम P लिख सकते हैं। बाकी जो चीज़ बची वो E और साइन थीटा बची, तो E साइन थीटा एज इट इज जैसा था वैसे उतार लिया। तो अब हमको बलाघूर्ण प्राप्त हो गया टॉ बराबर PE साइन थीटा। यदि इसको सदिश रूप में देखें तो टॉ वेक्टर बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार यह हमें बलाघूर्ण प्राप्त हो गया कि यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखें कि वह किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में है, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर हमेशा एक बलाघूर्ण लगेगा। वह बलाघूर्ण इसे साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। मैंने आपको बताया था साम्य अवस्था क्या होती है, कि जिसमें ये विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा व बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान हों, तो वह साम्य अवस्था होती है। तो यह जो बलाघूर्ण है हमेशा, यदि हमारा विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा है तो इसे हमेशा इस प्रकार घुमाने का प्रयास करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, जिससे कि यह साम्य अवस्था में आ जाए। तो उसको लाने के लिए हमेशा उस पर एक बलाघूर्ण लगता है, जिसका मान हमने आपको बता दिया टॉ बराबर PE साइन थीटा या वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, नोट करें, और यदि कोई समस्या है तो उस समस्या से मुझे अवगत कराएं। इसका न्यूमेरिकल आपको अगले स्लाइड में मैं अभी समझाता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल है +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम तथा -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब एक आपका क्या बना हुआ है,
विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, उसमें एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की जो वैल्यू है वो 3.2 इंटू 10⁻19 है, और इनके बीच की दूरी जो 2L है वो दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर। यह आपका द्विध्रुव बन के तैयार है। यह द्विध्रुव इतने तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इस द्विध्रुव को बाहर से जो विद्युत क्षेत्र लगाया है वह विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, उसका मान दिया हुआ है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री के कोण पे ये द्विध्रुव इस क्षेत्र की दिशा से इस प्रकार से 30 डिग्री के कोण पर है। एंगल जितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। इस पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को ज्ञात कीजिए। मतलब किसे ज्ञात करना है? टॉ को। टॉ का मान आपको पता है PE sin थीटा से आप इसे ज्ञात कर सकते हो, लेकिन E का मान हमें पता है, P का मान अभी हमें पता नहीं है। तो बाकी हमें P को निकालने के लिए सारी चीज़ दी हुई है। P का फॉर्मूला आपको पता है Q इंटू 2L। Q का मान आपको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻19, और 2L का मान भी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻10। इनको मल्टीप्लाई करके हम P का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा P का मान आएगा वो आएगा 7.68 इंटू 10⁻19 कूलम मीटर। इस प्रकार हमें P का मान प्राप्त हो गया। P का मान जब हमें ज्ञात हो गया, E का मान हमें ज्ञात है, थीटा का मान भी हमें पता है, तो इस फॉर्मूले में रखकर हम टॉ का मान ज्ञात कर सकते हैं। टॉ बराबर P का मान हो गया 7.68 इंटू 10⁻19। E का मान आपको पता है 3 × 10⁴, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 का मान 1/2 रख के हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के पश्चात इसका जो मान आएगा 1.152 इंटू 10⁻24 न्यूटन मीटर प्राप्त होगा। अभी इसी में एक चीज़ और पूछा हुआ है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। आपको पता है साइन का जो अधिकतम मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसी फॉर्मूले को टॉ बराबर PE sin 90 रख कर आप टॉ का अधिकतम मान प्राप्त कर सकते हैं। यह आप स्वयं करें, और इसका जो उत्तर आएगा वह आप मुझे बताएं कि इसका उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है। तो आज के लिए इतना टॉपिक आपका पर्याप्त है। कल हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बताएंगे। धन्यवाद।